गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के विदेश मंत्री एंडी सिबा की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के विदेश मंत्री एंडी सिबा ने बुधवार को रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान की बदलती स्थितियां और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के प्रयासों पर बातचीत की है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जबकि दुनिया भर से ज़्यादा समर्थन पाने की कोशिश कर रहा है। ये चर्चा साइप्रस पर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिमरिच फोरम के दौरान हुई। ये बैठक उस वक्त आई है जब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में अभी तक 5 लाख से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद एक उपयोगी बैठक बताते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने यूक्रेन संघर्ष पर अपने विचार साझा किए और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। सिबा ने इस बातचीत को सार्थक बताया और कहा कि बातचीत का मुख्य विषय रूस का यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध और युद्ध के मैदान में हाल के घटनाक्रम से खासकर यूक्रेन की बढ़ती पहल है। आपको बता दें कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और रूसी विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी। इसलिए सवाल यह है कि क्या भारत यूक्रेन और रूस के बीच क्या किसी तरह का पुल बन सकता है। रूस के तेज हुए हमले का जिक्र करते हुए यूक्रेनी मंत्री ने कहा कि मॉस्को के आतंक के जरिए हमारे लोगों को डराने की कोशिशें यूक्रेन के हौसले को कमज़ोर करने में नाकाम रही हैं। सिबा ने कहा कि हमारा संदेश साफ है कि हम इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं और व्यापक और स्थायी शांति हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने और जयशंकर ने कूटनीतिक प्रयासों में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की जरूरत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूरोप अपनी जिम्मेदारी बढ़ा रहा है, हम भारत की मजबूत आवाज़ सुझावों का स्वागत करेंगे। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय जुड़ाव को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। आपसी हितों के मुद्दों पर नियमित संपर्क में रहने पर सहमति जताई। भारत ने इस संघर्ष पर एक संतुलित रुख बनाए रखा और मॉस्को के साथ साथ कीव दोनों के साथ अपने संबंध बनाए रखते हुए बार बार बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये बात दोहराई है कि ये युद्ध का युग नहीं है और उन्होंने शांति प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसके अलावा जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर चर्चा की। इस बीच यूके की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी के अनुसार व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर अवैध हमले के बाद से अब तक लगभग 5 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब युद्ध एक बार फिर से तेज हो चुका है। इस हफ्ते यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस ने राजधानी में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ब्लेचले पार्क में दिए गए एक भाषण में जीसीएचक्यू की डायरेक्टर एनी किस्ट बटलर ने 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से क्रेमलिन को हुए भारी नुकसान का खुलासा किया। बीबीसी के मुताबिक मेडियाजोना और स्वयंसेवकों के एक समूह द्वारा मॉस्को के नुकसान की आधिकारिक गिनती से उन 2,23,539 सैनिकों के नामों की पुष्टि हुई जो उसकी तरफ से लड़ते हुए मारे गए, लेकिन माना जा रहा है कि मरने वालों की असली संख्या इससे कई ज़्यादा है। सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह संख्या कुल मौतों का सिर्फ 46 से 65% ही हो सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने बताया कि रूस का युद्ध के मैदान में प्रदर्शन यह संकेत देता है कि युद्ध का रुख यूक्रेनी सेना के पक्ष में बदल रहा है, कम से कम अभी के लिए। आइए बात करें हम ईरान की। ईरान से चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को धमकी दी है कि वो ओमान पर हमला कर उसे उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा कि वह यह हमला तब करेंगे जब ओमान ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों से टोल वसूलने की योजना का हिस्सा बनता है। ईरान शर्त रख रहा है कि वह अमेरिका और इजरायल के साथ तब शांति समझौता करेगा जब उसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टोल वसूलने की मंजूरी दी जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान और ओमान की करीबी से ट्रंप बुरी तरह से भड़के हुए हैं। यह वही ओमान है जिसके साथ अमेरिका के साल 1790 से संबंध है। यही नहीं, अगर अमेरिका ओमान पर हमला करता है तो इससे 7 लाख भारतीय मूल के लोग खतरे में आ जाएंगे जो सदियों से वहाँ रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सबके लिए खुलने जा रहा है, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करने जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। ओमान उसी तरह का व्यवहार करे जैसे दूसरे करते हैं या हमें उन्हें उड़ाना होगा। ईरान जहां हॉर्मुज़ से टोल वसूलना चाहता है, वहीं ओमान की इसमें भूमिका अहम है। ओमान एकमात्र देश है जिसका क्षेत्रीय जल क्षेत्र इस इलाके में मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक दुनिया भर के देश अपने समुद्री इलाके में 12 मील तक क्षेत्रीय जल क्षेत्र का दावा कर सकते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सबसे संकरी जगह पर केवल 21 मील चौड़ा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टोल वसूलने पर है विवाद। नियमों के मुताबिक जिस देश के तटों अंतर्राष्ट्रीय जलसमूह से सटा हुआ है उन्हें अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र से आवागमन पर रोक लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। वहीं कई कानूनी विशेषज्ञों ने मिडिल ईस्ट आई से बातचीत में कहा कि ईरान अगर ओमान से सहयोग मिले तो वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस फॉर सर्विस पायलटिंग फीस वसूल सकता है। ईरान और ओमान इस योजना पर काम कर रहे थे। वहीं हॉर्मुज़ से सटे अन्य पड़ोसी देश जैसे यूएई इस टोल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ओमान लंबे समय से एक क्षेत्रीय मध्यस्थ की भूमिका में रहा है, लेकिन युद्ध को लेकर उसके बयान से अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले ओमान ही मध्यस्थता कर रहा था। ओमान के विदेश मंत्री ने एक लेख में कहा कि अमेरिका ने अपनी विदेश नीति पर से कंट्रोल खो दिया है। ओमानी विदेश मंत्री के इस बयान से ट्रंप प्रशासन भड़का हुआ है।
ईरान पर हमले में यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका की काफ़ी मदद की, लेकिन ओमान ने कोई साथ नहीं दिया। वह भी तब जब ओमान और अमेरिका के बीच रिश्ते साल 1790 से हैं। ओमान में अमेरिका का कोई स्थायी सैन्य अड्डा नहीं है। इसके बाद भी एक समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ओमान के दुक्कम बंदरगाह तक जाती रहती है। ओमान के सुल्तान ने सदियों तक हिंद महासागर से लेकर पूर्वी अफ्रीका के तट तक राज किया था। ओमान का अमेरिका के साथ सबसे पुराना राजनयिक और व्यापारिक संबंध रहा है। खाड़ी के अन्य देशों की तरह से ही ओमान का ट्रंप के परिवार के साथ करीबी संबंध है। ओमान में ट्रंप का परिवार लग्जरी होटल बना रहा है। ओमान में भारतीय मूल के करीब 7 लाख लोग रहते हैं। यह ओमान की कुल जनसंख्या का 20% है। भारत के ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैंकर, डॉक्टर और इंजीनियर हैं। ओमान में 150 साल से खिमजी रामदास परिवार रहता है, जो व्यापार करता है। ओमान हिंदी, मलयालम और तमिल भाषा को बड़े पैमाने पर बोला जाता है। ये बात करें हम लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ की। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ आगे भी पाकिस्तान और चीन के इर्द गिर्द केंद्रित रहेंगी। सिंगापुर में 57वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संवाद आयोजित होने जा रहा है। उससे पहले एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में किसी भी संभावित पारंपरिक युद्ध की प्रकृति स्थानीय ही रहेगी। लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS की एशिया पैसिफिक रीजनल सिक्योरिटी असेसमेंट अप्रसा नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने दोनों परमाणु संयंत्र पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों के कारण बड़े पैमाने पर पारंपरिक सैन्य अभियानों के लिए सेना को तैयार कर रहा है। भारत और चीन की सीमाएं संवेदनशील बनी रहेंगी। रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ भारत की सीमा विवाद अपेक्षाकृत पारंपरिक प्रकृति के हैं। इनके भारत पाक संघर्षों जैसी तीव्रता तक पहुंचने की संभावना कम है। इसके बावजूद भारत की चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाएं सैन्य रूप से संवेदनशील बनी रहेंगी। हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर भारत के व्यापक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय सैन्य भूमिका निभाने की संभावना कम है। साथ ही भारत ताइवान को लेकर संभावित अमेरिका चीन संघर्ष से भी दूरी बनाए रखने की कोशिश करेगा। रिपोर्ट में भारत की स्थिति को न युद्ध न शांति वाली हाइब्रिड चुनौती बताया गया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अभियानों से मिले अनुभवों के आधार पर भारतीय सैन्य सिद्धांत लगातार विकसित हो रहे हैं, उनकी प्रभावशीलता भी बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2016, 19 और 25 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की सैन्य रणनीति और सिद्धांतों के विकास को प्रभावित किया है। अमेरिका चीन संघर्ष को लेकर कही है बात। रिपोर्ट में अमेरिका और चीन की सैन्य रणनीतियों में ताइवान को प्रमुख केंद्र बताया गया है। अमेरिका जहां ताइवान की सुरक्षा और मजबूती पर जोर दे रहा है, वहीं चीन अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख सामरिक मार्गों, खासकर मलक्का जलरत्न मध्य को लेकर बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता के कारण सैन्य उपस्थिति को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संवाद सांग्री-ला डायलॉग 29 से 31 मई तक सिंगापुर में आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.